हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका सम था वो डिस्कस किया था। आज भी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट सम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 35। ओके, ये आपकी यूनिवर्सिटी में 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सृंजा लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2009। आपको एक बैलेंस शीट दी गई है सृंजा लिमिटेड की। ओके, और इसमें आपको कहा गया है लियाबिलिटी साइड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच and ₹7.50 paid per share, 1,87,500। आपको इक्विटी शेयर दिया गया है 10 रुपीज़, इसकी फेस वैल्यू है, बट आपकी पेड अप वैल्यू आपको दी गई है 7.50। ओके, तो इसमें इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, इसकी पेड अप कैपिटल आपको दी गई 1,87,500 और 750 इसकी पेड अप वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हमें शेयर कितने हैं उस हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या होगा, 1,87,500 डिवाइडेड बाय 7.5। ओके, तो यहाँ पे आपके शेयर जो है, नंबर ऑफ शेयर है 25,000। ओके, ठीक उसी तरह से आपको दिया गया इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पेड पर शेयर, और आपको पेड अप कैपिटल दी गई है 1,00,000। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया गया है, तो ठीक ठीक उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इक्विटी शेयर जो है 20,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर ऊपर 5 पेड किया गया है, तो इसकी कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपीज़। ओके, चलिए। उसके बाद आपको कहा गया है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिया गया है 10% और उसकी वैल्यू दी गई है 80,000। उसके बाद आपको कहा गया है जनरल रिजर्व इंक्लूडिंग ₹60,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जनरल रिजर्व आपको दी गई है 1,00,000 रुपीज़, बट 1,00,000 में आपको 60,000 तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है हम लियाबिलिटी में हर बार लिखते हैं। आपको जनरल रिजर्व में 1,00,000 रुपीज़ दिया गया, बट उसमें 60,000 तो आपकी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ठीक है, तो आपको लियाबिलिटी जब भी आप लिखेंगे तब इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद एम्प्लॉयज एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैड डेट रिजर्व। डेप्रिसिएशन फंड में आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। ओके, इसके बाद एसेट साइड आपको दिया गया है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट दिया गया है आपको 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फेस वैल्यू इसकी है, फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15,000। ठीक है, इसके बाद दिया गया आपको स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ओके, और आपको दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹2,70,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको मार्केट वैल्यू दी गई है 2,70,000। हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको कोई भी एसेट की मार्केट वैल्यू दी गई है तो आपको मार्केट वैल्यू ही लेनी है। ओके, उसके बाद है गुडविल ऑफ द कंपनी हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹67,500। ओके, आपको गुडविल भी दी गई है यहाँ पे कितनी, 67,500। देखिए, यहाँ पे आपको गुडविल दी गई है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, शेयर के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद है लियाबिलिटी अंडर एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड वॉज ओनली ₹5,000। देखिए, एक बात समझिए आप कि अगर आपको बैलेंस शीट में एम्प्लॉय एक्सीडेंट फंड जो भी दिया गया होता था, हम नेट एसेट की कैलकुलेशन के वक्त लियाबिलिटी
एज अ लियाबिलिटी उसको नहीं लिखते थे, ठीक है। बट अगर, क्योंकि वो जो है एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो है वो आपकी रिजर्व है, लियाबिलिटी नहीं है। बट अगर इन फ्यूचर में आपको कहा गया है कि आपको कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड जो है देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो देखिए आपको कहा गया है 5000 की आपकी लियाबिलिटी। तो इस तरह से अगर आपको कहा गया हो कि लियाबिलिटी है तो ही आपको एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड लिखना है। कितना लिखना है? बट 5000, जितनी हमारी लियाबिलिटी है। वैसे तो एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड आपको दिया गया है 25,000, ठीक है। बट आपको 25,000 नहीं लिखना है, पर जितनी हमारी लियाबिलिटी बनती है, ठीक है, जितनी हमारी लियाबिलिटी बनती है सिर्फ वही लियाबिलिटी हमें लिखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर 2009 इज आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% इज ₹59,750। आपको एवरेज प्रॉफिट भी दिया गया है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 59,750। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। आपको सिर्फ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, यील्ड वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? नेट एसेट्स। और नेट एसेट की कैलकुलेशन जिसे हम शेयर में करते थे, ठीक उसी तरह से, क्योंकि इसमें आपको गुडविल दी गई है तो गुडविल की कैलकुलेशन कोई भी करनी नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, ओके। नेट एसेट्स में सबसे पहला काम हमें करना है, यहाँ पे लिखना है गुडविल, क्योंकि जब भी आपको गुडविल की वैल्यू दी गई हो तो सबसे पहले हम गुडविल ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको गुडविल दी गई है, गुडविल ऑफ द कंपनी हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹67,500, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, लिखना है क्या? गुडविल 67,500। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, ओके। बट लैंड एंड बिल्डिंग में आप देखिए कि उसकी आपको मार्केट वैल्यू दी गई है। अगर आपको कोई भी एसेट की मार्केट वैल्यू दी गई हो तो हमें मार्केट वैल्यू ही लिखनी है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹2,70,000, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 2,70,000, ओके। चलिए, उसके बाद अगर देखिए कोई भी एसेट की अगर मार्केट वैल्यू दी गई हो तो आपको डेप्रिसिएशन फंड जो है वो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फंड भी दिया गया था, ठीक है। बट आपको कोई भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है। तो मार्केट वैल्यू हो तो आपको डेप्रिसिएशन फंड लेना नहीं है। उसके बाद आपको दिया गया है मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू दी गई है 1,40,000, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई एसेट की मार्केट वैल्यू ना हो, ठीक है, और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन फंड दिया गया हो, तो आपको डेप्रिसिएशन फंड क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? तो 1,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन फंड होगा -30,000, तो 1,10,000, ओके। चलिए, उसके बाद आपको दिया गया है इन्वेस्ट। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी दिया गया हो, सारे इन्वेस्टमेंट लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? शेयर के लिए। और शेयर में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट दिए गए हो सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आपको थ्री टाइप्स के इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। एक तो 12% है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एंड 10% है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको 3 वैल्यू दी गई है, एक तो फेस वैल्यू दी गई है, एक मार्केट वैल्यू दी गई और एक बुक वैल्यू दी गई है, ठीक है। बट जब भी आप एसेट लिखेंगे तब आपको एक रूल्स याद रखना है कि आपको जब भी मार्केट वैल्यू दी गई हो तो मार्केट वैल्यू ही लेनी है।
फिर आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू आपको दी गई है 15,000, तो क्या होगा 15,000 इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों जो इन्वेस्टमेंट आपको दिए गए हैं 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ओके, उसकी वैल्यू दी गई है आपको 25,000। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 10,000, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उसकी मार्केट वैल्यू दी गई है 15,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दी गई है 1,30,000। डेटर्स 90,000, ओके। उसके बाद कैश एंड बैंक 32,000। प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया आपको, वो लिखा जाएगा 5,000, ओके। यहाँ पे आपको देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया गया है, बट ये दोनों क्या है, आपकी फिक्टिटियस एसेट है, तो फिक्टिटियस एसेट यहाँ पे लिखी नहीं जाती है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ तक हम टोटल करेंगे सारी एसेट का, तो टोटल एसेट्स, ठीक है। चलिए 67,500 प्लस 2,70,000, 1,10,000, 25,000, 1,30,000, 90,000, 32,000, इसकी वैल्यू आएगी 7,54,500, ओके, माइनस टोटल लियाबिलिटीज। अब आपको लियाबिलिटीज कौन सी दी गई है तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे जर्नलिज्म में हमने पहले भी बात की थी कि इंक्लूडिंग ₹60,000 प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमारी लियाबिलिटी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। उसके बाद आपको दिया गया है एम्प्लॉयड एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, तो एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में हमने पहले भी बात की कि जितनी हमारी लियाबिलिटी बनती है उतनी ही अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है। तो 5,000 लिखे जाएंगे इसमें। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो भी लियाबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैड डेट रिजर्व वैसे तो डेटर्स में से माइनस किया जाता है, बट यहाँ पे आपको लियाबिलिटी साइड दिया गया तो हम भी लियाबिलिटी साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारी लियाबिलिटी आपको दी गई है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो है वो 5,000 लिखा जाएगा, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड बैड डेट रिजर्व, ठीक है। इतनी हमें लियाबिलिटी दी गई है, तो सारी लियाबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, एम्प्लॉय एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 5,000, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड 14,000, प्रोविडेंट फंड 25,000, creditors 45,000, outstanding expense 3,000, bad debt reserve 2,000, ओके। टोटल लियाबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे कितनी है, तो 60,000 प्लस 19,000, 25,000, 45,000, 5,000, टोटल हमारी लियाबिलिटी है 1,54,000। टोटल एसेट्स में से टोटल लियाबिलिटी माइनस करेंगे तो 7,54,500 माइनस 1,54,000 इज इक्वल टू 6,05,000। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई हो तो वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। बट इस समय आपको एक जो है वो रूल्स याद रखना है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर में कोई भी डिविडेंड पेड करना बाकी है, ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है दोनों, यानी कि प्रेफरेंस शेयर भी माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कहा गया था कि द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर 2009 इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपको कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर में हमें 2009 का जो डिविडेंड है वो पेड करना बाकी पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको जो भी डिविडेंड बाकी पड़ा है, या तो कई बार आपको बैलेंस शीट में सब डिविडेंड भी दिया गया होता है, ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको डिविडेंड दिया गया हो तो आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में वो डिविडेंड जो है प्लस करके हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेड करना बाकी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्लस करके उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दी गई है, 80,000, और 80,000 के हिसाब से आपके 10% के हिसाब से कितना प्रेफरेंस डिविडेंड बनेगा, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 8,000 आपको क्या बनेगा, क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 80,000 प्लस उसका डिविडेंड जो हमें बाकी पड़ा है पेड करना 8,000, यहाँ पे दोनों की अमाउंट माइनस करेंगे 88,000। बट आपको ये तब लिखना है जब आपको कहा गया हो कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करना बाकी पड़ा है, तो ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो 6,05,000 में से 88,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इसकी अमाउंट आएगी 5,12,500, ओके। अब इसमें हम प्लस करेंगे कॉल इन एरियर्स, ठीक है। कॉल इन एरियर्स अगर दिए गए हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भी बात की थी कि आपके जो दो टाइप के इक्विटी शेयर है, एक जो शेयर था 25,000 जो है शेयर है 750 पेड है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 750 पेड है, यानी कि 2.50 क्या है हमारे कॉल इन एरियर्स है। और यहाँ पे 20,000 जो शेयर थे उसमें से 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 5 रुपीज़ पेड है, यानी कि 5 रुपीज़ हमारे क्या है कॉल इन एरियर्स। तो ये दोनों जो है हमें यहाँ पे प्लस करने हैं, ठीक है। और शेयर कैसे फाइंड आउट किए वो हमने आपको पहले भी बताया था। तो कॉल इन एरियर्स कितना हुआ, तो 25,000 में 2.50 और 20,000 में 5, ये दोनों टाइप के शेयर है, दोनों का नाम देंगे हम ए एंड बी, ठीक है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 इज इक्वल टू 62,500 एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 1 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो निकल के आएगी 5,10,500 प्लस 62,500 प्लस 1 लाख, तो 6,75,000 हमारी क्या होगी नेट एसेट्स, ओके। चलिए अब नेट एसेट्स को तो आपको मिल गई यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो नेट एसेट्स आपको मिली यहाँ पे 6,75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है, तो ए टाइप्स के शेयर जो है हमारे 25,000 है और बी टाइप के शेयर जो है वो 20,000, यानी कि टोटल हमारे शेयर देखा जाए तो 45,000 है, ठीक है। तो 6,75,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इज इक्वल टू 15 रुपीज़ जो है हमारी क्या आएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। बट इंट्रिंसिक वैल्यू में भी हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई शेयर का कॉल इन एरियर्स है तो इसमें से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ए टाइप्स के जो शेयर है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बनेगी, तो 15 रुपीज़ तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट उसमें से हमें कॉल इन एरियर्स इसका कितना था 2.50, ये माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 12.50।
बी की अगर बात करें तो 15 में से हमें उसका कॉलिंग नियरेस्ट था 5 रुपीज़, तो माइनस हो जाएगा, तो कितनी आएगी उसकी वैल्यू 10 रुपीज़। ठीक है, 15 रुपीज़ तो किसकी वैल्यू होती है, जो फुल्ली पेड अप शेयर हो उसकी। अगर कोई में कॉल इन एरर्स होता है, जितना भी कॉल इन एरर्स होता है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 माइनस 2.50, जो ए का कॉल इन एरर्स था 2.50, बी का कॉल इन एरर्स था 5, तो दोनों में से हमें क्या कर दिया है हमने, माइनस। तो ए की इंट्रिसिक वैल्यू है 12.50 और बी की इंट्रिसिक वैल्यू है क्या, 10 रुपीज़। तो ये जो समय आपका मोस्ट टाइम भी था यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।